पिछले जो 3 वीडियो आप लोगों के सामने मॉडर्न फिजिक्स का आया था बाबू, वो आपका फोटोन थ्योरी से रिलेटेड था। ठीक, अब जो हम आपको आज समझा रहे हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाएंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्म्स समझेंगे, और उसमें से सबसे पहला टर्म जो हम समझा रहे हैं वो है आपका वर्क फंक्शन। ठीक, तो सबसे पहले हम वर्क फंक्शन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जरा समझिए। ये आपके पास एक मेटल बॉडी है, ये आपके पास एक मेटल बॉडी है, मेटालिक लैटिस भी बोल सकते हैं इसको। इस मेटल का खास बात क्या होता है कि इस मेटल में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। मेटल में क्या है बाबू? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 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 ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान से समझिएगा जरा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल बॉडी के अंदर घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र हैं। मेटल बॉडी के अंदर घूमने फिरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मेटल बॉडी से बाहर जाने के लिए फ्री नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल बॉडी से बाहर जाने के लिए फ्री क्यों नहीं है? तो हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि शायद इस इलेक्ट्रॉन का इस मेटालिक लैटिस के साथ कोई बॉन्ड होगा, और उसी बॉन्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल लैटिस को छोड़ करके बाहर नहीं जा पा रहा होगा। या हम ये कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का मेटल लैटिस के साथ कोई अट्रैक्शन होगा, उसी अट्रैक्शन के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन मेटल लैटिस से बाहर जाना चाहता होगा तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल लैटिस से बाहर नहीं जा पाता होगा। अब अगर हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर भेज दें, इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती बाहर भेजना चाह रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती बाहर भेजना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना होगा कि मेटल लैटिस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन काम कर रहा है, उस अट्रैक्शन को हमें ब्रेक करना होगा। और उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को कुछ न कुछ एनर्जी सप्लाई करना होगा। अगर वो एनर्जी इस अट्रैक्शन से थोड़ा ज्यादा होगा या उसके इक्विवेलेंट होगा, उसके बराबर होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन उस अट्रैक्शन को खत्म करेगा और मेटल लैटिस से बाहर आ जाएगा। मेटल लैटिस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है, उसी अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए, उसी अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें एक्सटर्नली जो एनर्जी सप्लाई करना होता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक, अब जरा थोड़ा सा और सोचिए। सपोज करो कि ये अट्रैक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कितने का अट्रैक्शन है बाबू? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और हम जो इसे एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, वो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो आप सोच सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन मेटल लैटिस से बाहर आएगा या नहीं आएगा? तो मेटल लैटिस से बाहर नहीं आएगा। हम इसको सप्लाई कर रहे हैं बाबू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेटल लैटिस से बाहर आएगा या नहीं आएगा? यहां भी मेटल लैटिस से बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए। अब हम इसे सप्लाई किए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाहर आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि हमें इलेक्ट्रॉन को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेंगे, तभी ये पॉसिबिलिटी बनेगा कि इलेक्ट्रॉन मेटल लैटिस से बाहर आ जाएगा।
एंड दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को आपने सप्लाई किया, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। कोई दिक्कत? तो वर्क फंक्शन के डेफिनेशन पे जरा आते हैं, जरा देखिए। तो कह रहा है बाबू कि इट इज द मिनिमम एनर्जी मस्ट बी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन सो एज टू ब्रिंग इट आउट, बाहर लाने के लिए, टू ब्रिंग इट आउट ऑफ द मेटल। कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से समझिए जरा। अब यहां पे सोचने का प्रयास कीजिए। हम यहां पे एक मेटल ए कंसीडर कर रहे हैं, ये है आपका मेटल ए और ये है आपका मेटल बी, ये है आपका मेटल बी। ध्यान से सुनिए, यहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और यहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, समझिए जरा सा। इस इलेक्ट्रॉन का इस मेटल के साथ जो अट्रैक्शन होगा और इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इस मेटल के साथ जो अपना अट्रैक्शन होगा, वो अट्रैक्शन दोनों में सेम होगा या अलग अलग होगा? दोनों में अलग अलग होगा, क्योंकि मेटल का नेचर अलग अलग है। और अगर अट्रैक्शन अलग अलग है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना होगा वो सेम करना होगा या अलग करना होगा? अलग करना होगा। इसका मतलब है कि इस मेटल का वर्क फंक्शन और इस मेटल का वर्क फंक्शन सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। इसका मतलब है कि वर्क फंक्शन चेंज हो जाता है, वर्क फंक्शन चेंज हो जाता है जैसे ही क्वेश्चंस में हमारा मेटल सरफेस चेंज होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वर्क फंक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर? मेटल सरफेस के ऊपर। जैसे ही मेटल सरफेस को हम चेंज करेंगे, वर्क फंक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सेकेंड जो टर्म है बाबू, सेकेंड बेसिक टर्म जो है वो है आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक, ध्यान से समझिए ये इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है। देखिए इधर, ये आपका मेटल सरफेस था, मेटल सरफेस में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स था। ठीक, हम एनर्जी सप्लाई करके मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को कहाँ ला रहे हैं? बाहर ला रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को कहाँ ला रहे हैं? बाहर ला रहे हैं। मेटल सरफेस से एनर्जी सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को बाहर लाना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रॉन एमिशन। ध्यान से सुनिए जरा, इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब ये इलेक्ट्रॉन एमिशन तीन तरह से हो सकता है। पहला थर्मियोनिक एमिशन, दूसरा फील्ड एमिशन और तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। समझने का प्रयास कीजिए। आप इलेक्ट्रॉन को कौन सा एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं? आप इलेक्ट्रॉन को कौन सा एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर लाने के लिए? इसी के आधार पे इलेक्ट्रॉन एमिशन तीन तरह का होता है। अगर आप एनर्जी के फॉर्म में थर्मल एनर्जी दिए हैं, हीट एनर्जी आप कह सकते हैं बाबू, अगर आप एनर्जी के फॉर्म में थर्मल एनर्जी दिए हैं तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। कोई दिक्कत? अगर आप इसे एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा उसको हम लोग बोल रहे हैं फील्ड एमिशन। और अगर सप्लाई किया हुआ एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, सप्लाई किया हुआ एनर्जी अगर फोटोन के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है बाबू? फोटोन के फॉर्म में है, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं कि फोटोन के पास एनर्जी होता है hν या hc/λ। तो अगर फोटोन के फॉर्म में हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और उसके कारण मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो ऐसे एमिशन को हम लोग बोलते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और हम लोगों का जो चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें थर्मियोनिक एमिशन की बात नहीं होगी, फील्ड एमिशन की बात नहीं होगी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसका? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। किसका बात करेंगे बाबू? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात और समझिए, ये आपका मेटल सरफेस है और ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, इस पे हम लोग फोटोन को फॉल कराए, इस पे हम लोग फोटोन को फॉल कराए और फोटोन के फॉल कराने से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर गया, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर गया।
तो ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया, ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, इसको एक खास नाम से यहां पुकारते हैं एंड दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बाबू? फोटो इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, ध्यान से सुनिए, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, इजेक्ट आउट होता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जो टर्म है बाबू वो हम लोगों को समझना है, एक साथ समझना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे ये आपका मिडल सरफेस है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये आपका मिडल सरफेस है और इस मिडल सरफेस में ये सब आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात कर रहे हैं। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को जो भी एनर्जी सप्लाई किया जाएगा वो फोटोन फॉल करा के किया जाएगा। हम फोटोन को फॉल कराएंगे, फोटोन को फॉल कराने से इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मिलेगा और ये एनर्जी जो फोटोन के पास है, ये एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाए। अब जरा सोच बाबू कि जो हम फोटोन फॉल करा रहे हैं, जो हम फोटोन फॉल करा रहे हैं, इसके साथ जो कैरेक्टर जुड़ा हुआ है वो कैरेक्टर क्या क्या है? तो उसके साथ जो कैरेक्टर जुड़ा हुआ है वो है एनर्जी, उसके साथ जो कैरेक्टर जुड़ा हुआ है वो है आपका फ्रीक्वेंसी और उसके साथ जो कैरेक्टर जुड़ा हुआ है वो है आपका वेवलेंथ। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा सोचिए, आप खुद से बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए फोटोन के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए और वो एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए। अगर फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है या उससे ज्यादा है तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो ज्यादा एनर्जी है फोटोन के पास तब तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही होगा, लेकिन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो फोटोन के पास रिक्वायर्ड होता है फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्या बाबू? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अब इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा उस फोटोन के पास, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जरा सोचिए तो कि ई नॉट का वैल्यू किसके बराबर है? फाई नॉट के बराबर है। और अगर हम इस फोटोन के एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट, दैट इज न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट बाई एच। और इसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, यहां देखिए, चूंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन है वो रिलेशन बाबू कुछ इस तरह से है, चूंकि एनर्जी मिनिमम है इस वजह से फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? मिनिमम होगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, पहले तो लिखा हुआ है कि इट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन विच कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मिडल सरफेस। न्यूमेरिकली इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? तो वर्क फंक्शन के बराबर होता है। खत्म। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन विच कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मिडल सरफेस। और इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट, दैट इज न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट बाई एच। अब हम समझाते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यहां देखिए, अगर हम ई नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट को आगे बढ़ाएं थोड़ा सा तो हम इसको लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट, दैट इज लेमडा नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई फाई नॉट। ध्यान से समझिए, एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है बाबू वो रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। एनर्जी मिनिमम कब होगा? जब वेवलेंथ क्या हो? मैक्सिमम हो। वेवलेंथ क्या हो? मैक्सिमम हो। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी डिफाइन करते समय हम वर्ड यूज करते हैं मिनिमम।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते समय हम वर्ड यूज करते हैं मिनिमम, लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डिफाइन करते समय हम वर्ड यूज करते हैं मैक्सिमम। क्या वर्ड यूज करते हैं? मैक्सिमम। तो हम यहाँ लिखे हैं डेफिनेशन में कि इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन विच कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। और उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो hc बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट, तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाई फाई नॉट। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन बताइए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन बताइए या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डेफिनेशन बताइए। आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा उस क्वेश्चंस को हम नोट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब नोट को समझिए बाबू, यहीं से आपका क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो पहला जो क्वेश्चंस आपका एराइज होगा वो आपका यहीं से एराइज होगा। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस आपका आ चुका है, ध्यान से समझिए इसको जरा सा। लिखा हुआ है कि व्हेन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स, या लिखा हुआ रह सकता है बाबू कि व्हेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स। दोनों क्वेश्चन आपका सेम होगा, ठीक। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए हम लोग ये समझ चुके हैं कि जो भी फोटोन फॉल कराया जाएगा उसका एनर्जी या तो वर्क फंक्शन के बराबर होगा या उस फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो दिक्कत नहीं है। अब वर्क फंक्शन न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होता है। तो हम यहाँ से लिखे हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगा या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगा। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस आने का संभावना होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आने का संभावना बहुत ही कम होता है, यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना बहुत कम है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं बाबू। हम फोटोन के एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और फोटोन के एनर्जी को वेवलेंथ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जरा देखिए, तो एनर्जी ऑफ फोटोन के जगह पे लिखे हैं एच न्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। एच से एच आपका कैंसिल आउट हो गया, न्यू ग्रेटर इक्वल्स टू न्यू नॉट। इसका मतलब है कि जो फोटोन फॉल हो रहा है उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो जब फोटोन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। कोई अगर कह देता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 4 × 10⁻14 हर्ट्ज है और आपसे पूछा जा रहा है कि उसी मेटल सरफेस पे हम जो फोटोन फॉल करा रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी है 2.5 × 10⁻14 हर्ट्ज, तो ये फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करा सकता है या नहीं करा सकता है? चेक करना है बाबू। कैसे करेंगे? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 4 × 10⁻14 और गिवन फोटोन का फ्रीक्वेंसी है 2.5 × 10⁻14। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है या कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है? कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। इसका मतलब है कि इस फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन इस खास मेटालिक सरफेस से कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करा सकता है या नहीं करा सकता है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहां समझिए, हम फोटोन के एनर्जी को लिख सकते हैं बाबू hc बाई लेमडा। तो hc बाई लेमडा ग्रेटर इक्वल्स टू ई नॉट की जगह पे हम hc बाई लेमडा नॉट लिख सकते हैं। hc से hc आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 बाई लेमडा ग्रेटर इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा नॉट, ठीक। यहां से हम लिख सकते हैं लेमडा शुड बी लेस इक्वल्स टू लेमडा नॉट। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे गलती होने का चांस रहता है। ये इस बात को समझा रहा है कि फोटोन का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए, या फिर उसके बराबर होना चाहिए।
जैसे सपोज करो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू है 400 नैनोमीटर। कितना है बाबू? 400 नैनोमीटर। और आप जो फोटोन फॉल करा रहे हैं उसका वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। तो बताइए इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो फोटोन आप फॉल करा रहे हैं उसका वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू है 300 नैनोमीटर और जो फोटोन फॉल करा रहे हैं उसका वैल्यू है 200 नैनोमीटर, तो अब बताइए कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। कोई दिक्कत? तो इस बात को थोड़ा समझना है कि फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से या थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होना चाहिए? ज्यादा या बराबर होना चाहिए। फोटोन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या बराबर होना चाहिए, लेकिन फोटोन का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम या बराबर होना चाहिए। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम आपको समझा रहे हैं बाबू कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। देखिए इधर, ये आपका मिडल सरफेस है बाबू। ठीक, ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके ऊपर हम फोटोन को फॉल करा रहे हैं। फोटोन का जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। ठीक, वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। तो इस केस में होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? बाहर आएगा। और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते थे? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते थे। क्या बोलते थे? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते थे। ठीक, अब हम इसके डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन दो पार्ट में समझिए। पहला, फोटोन का फॉल होना, और दूसरा इमीडिएटली मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना। क्या बोल रहे हैं? फिर से सुनिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डेफिनेशन के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप सोचिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल सरफेस के ऊपर हम फोटोन को फॉल करा रहे हैं और उसके कारण मेटल सरफेस से इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई दिक्कत? तो जरा देखिए यहाँ पे डेफिनेशन हम लिखे क्या है। लिखे हैं कि इट इज द फिनोमिनन ऑफ इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिख रहे हैं बाबू? इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फॉलिंग फोटोन ऑफ सुटेबल एनर्जी। क्या लिखे हैं? सुटेबल एनर्जी। क्यों लिखे हैं? क्योंकि किसी भी फोटोन के फॉल करा देने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होने वाला है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। सुटेबल फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या तो ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। सुटेबल वेवलेंथ का वैल्यू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से या तो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे थे कि इट इज द फिनोमिनन ऑफ इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फॉलिंग फोटोन ऑफ सुटेबल एनर्जी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी एंड सुटेबल वेवलेंथ ऑन द मेटल सरफेस। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे समझिए जरा सा, हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहे हैं बाबू? इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो सवाल सिर्फ ये होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? आप जवाब देंगे इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। प्रोसेस कैसा है बाबू? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। फोटोन के फॉल होने में और इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने में किसी भी तरह का कोई टाइम लैग नहीं है। इस वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस को हम लोग इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कहते हैं। कोई दिक्कत?
जबकि आगे हम आपको समझाएंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया था, और वेव थ्योरी कहता था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस में टाइम लैग होता है। इस बात को काट दिए थे कौन? आइंस्टीन साहब, और उन्होंने समझाया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई टाइम लैग नहीं होता है। प्रोसेस कैसा है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इसीलिए हम डेफिनेशन में लिखे हैं कि फिनोमेनन ऑफ इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिनोमेनन ऑफ इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी तरह का कोई टाइम लैग नहीं है। जैसे फोटोन को फॉल कराएंगे इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो टाइम लैग नहीं होता है, या प्रोसेस को हम इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कहते हैं। दिक्कत नहीं होगा। चलिए डेफिनेशन के बाद अब हम लोग समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन साहब के द्वारा क्या क्या एजम्पशंस लिया गया था। ठीक, तो आइंस्टीन साहब मेनली 2 एजम्पशंस लिए थे, उसी को हम यहाँ पे 3 एजम्पशंस के फॉर्म में लिखे हैं बाबू। सबसे पहला एजम्पशंस क्या है, ध्यान से सुनिए। कहता है वन फोटोन इंटरैक्ट विथ 1 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब बाबू? इसका मतलब ये कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करेगा, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करेगा। एक फोटोन कभी भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम मेटल सरफेस के ऊपर 5 फोटोन फॉल कराएंगे तो इस 5 फोटोन का जो इंटरैक्शन होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन के साथ होगा? 5 इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। अगर हम 10 फोटोन फॉल कराएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्शन होगा? 10 इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्शन होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हर फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तो ये पॉसिबिलिटी बनेगा कि 5 फोटोन फॉल कराने से 5 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बाहर जाएगा। 10 फोटोन फॉल कराने से 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बाहर जाएगा। कम भी बाहर जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5 जाएगा या मैक्सिमम 10 जाएगा। अगर हम 100 फोटोन फॉल कराएंगे तो मैक्सिमम 100 इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने का संभावना होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चा पूछता है कि सर कम कब होगा? तो अभी रुकिए, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और आगे डिस्कस करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला एजम्पशन आइंस्टीन साहब का ध्यान रखना है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करेगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरा, फोटोन और इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन परफेक्टली इलास्टिक होगा। इंटरेक्शन कैसा होगा बाबू? परफेक्टली इलास्टिक होगा। इंटरेक्शन कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक। और इस इंटरेक्शन का खास बात ये होगा कि जब फोटोन और इलेक्ट्रॉन में इंटरेक्शन होगा तो फोटोन अपना 100% एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। किसको? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। कोई दिक्कत? इसका मतलब यह है कि अगर फोटोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो जब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करेगा तो अपना पूरा का पूरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देगा। अगर फोटोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी पहुंचेगा वो भी कितना पहुंचेगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही पहुंचेगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम आपको समझा रहे हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक, समझने का प्रयास कीजिए जरा सा। देखो बाबू हो क्या रहा है, समझो ध्यान से। हम एक मेटल सरफेस लिए हैं। इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है सपोज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है बाबू? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम जो फोटोन फॉल करा रहे हैं उसका एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, और इस एनर्जी ऑफ फोटोन को हम एज्यूम कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एज्यूम कर रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत? अब देखो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इस इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग कर रहे हैं। ये है इलेक्ट्रॉन नंबर 1, ये है इलेक्ट्रॉन नंबर 2, ये है इलेक्ट्रॉन नंबर 3, ये है इलेक्ट्रॉन नंबर 4 और ये है इलेक्ट्रॉन नंबर 5। ध्यान से समझिए जरा। इलेक्ट्रॉन नंबर 1 की अगर बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिला है, वो एनर्जी फोटोन के थ्रू कितना मिला बाबू? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
कोई दिक्कत? अब इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी फिलहाल कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर जाने का कोशिश करता है, ये अपने पड़ोसी इलेक्ट्रॉन के साथ कॉलिजन करता है या मेटल लैटिस के साथ कॉलिजन करता है और कुछ एनर्जी अपना लूज कर देता है। हो सकता है ऐसा कि जब इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कॉलिजन करेगा या मेटल लैटिस के साथ कॉलिजन करेगा तो ये अपना कुछ एनर्जी लूज कर सकता है। हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लूज कर दिया। कितना लूज किया है बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लूज किया। किस दौरान? कॉलिजन के दौरान। कोई दिक्कत? अब जरा सोचिए कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसका तो खर्च हो गया कॉलिजन में। अब इसके पास रिमेनिंग एनर्जी कितना बचा हुआ है? तो अब इसके पास जो रिमेनिंग एनर्जी बचा हुआ है वो बचा हुआ है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिमेनिंग एनर्जी कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत? अब जो इसके पास रिमेनिंग एनर्जी बचा हुआ है उस एनर्जी का करेगा क्या? तो उस एनर्जी को वो खर्च करेगा। कहाँ? वर्क फंक्शन में खर्च करेगा। मेटल लैटिस के साथ इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन था उस अट्रैक्शन को तोड़ने में खर्च करेगा। तो वर्क फंक्शन में वो खर्च कर देगा। और वर्क फंक्शन में खर्च किया कितना? तो वर्क फंक्शन में खर्च कर दिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब जो एनर्जी बच जाएगा, अब जो एनर्जी उसके पास बच जाएगा, उसी एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आ रहा है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के केस में हम कह सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ बाहर आ रहा है। तो दिक्कत? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के केस में काइनेटिक एनर्जी कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ध्यान से समझते चलिए। हम एज्यूम कर रहे हैं बाबू इलेक्ट्रॉन नंबर 2 को, इसको एज्यूम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, हम यहां क्या कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के पास जब फोटोन फॉल हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कॉलिजन किया और कॉलिजन के दौरान 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लूज कर दिया। कितना एनर्जी लूज कर दिया? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लूज कर दिया। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लूज कर दिया तो बचा कितना? तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कॉलिजन में खत्म हो गया, बचा आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक, अब इस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी इसके पास बचा हुआ है उसमें से जब बाहर आना चाहेगा तो अगेन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करेगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च कर देगा तो इसके पास जो एनर्जी बच जाएगा वो एनर्जी कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ये बात साबित हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी सेम होता है या अलग अलग होता है? उनका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होता है। ठीक, चलिए अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर 3 को। इलेक्ट्रॉन नंबर 3 में क्या देख रहे हैं बाबू? ध्यान से सुनिए। तो हम इस इलेक्ट्रॉन नंबर 3 को ये कह रहे हैं कि जब इस इलेक्ट्रॉन पे फोटोन फॉल हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से कॉलिजन बहुत ज्यादा हुआ और कॉलिजन के दौरान एनर्जी खर्च हो गया। कितना? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एनर्जी खर्च हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब जरा बताइए कि जब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कॉलिजन में ही खर्च हो गया तो इसके पास जो एनर्जी बच गया बाबू, वो एनर्जी कितना बच गया? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एनर्जी बच गया? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब अगर ये बाहर आना चाहेगा तो जब बाहर आना चाहेगा तो उसे एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। कितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा? वर्क फंक्शन के बराबर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो थर्ड नंबर का इलेक्ट्रॉन है, जब वो बाहर आएगा, जब वो फोटो इलेक्ट्रॉन बनेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत? तो आपसे सवाल अगर करे कोई कि फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या कहेंगे? 0 हो सकता है।
कब हो सकता है बाबू? तो जब कॉलिजन में इतना ज़्यादा एनर्जी खर्च करे, इतना ज़्यादा एनर्जी खर्च करे कि उसके पास जो बचा हुआ एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर है। और अगर वर्क फंक्शन के बराबर होगा तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से जस्ट बाहर आएगा, और जब जस्ट बाहर आएगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक, अब जरा देखिए फोर्थ नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है उसका कहानी समझिए। ये एकदम सरफेस का इलेक्ट्रॉन था, और वैसा इलेक्ट्रॉन जो अपना हेड, अगर हम माने तो जो अपना हेड बिल्कुल बाहर की तरफ किए हुए है, वो इंतजार कर रहा है कि हमें फोटोन फॉल हो, हमें एनर्जी मिले और हम इमीडिएटली बाहर चले जाएं। तो अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन की हम परिकल्पना करें तो वैसे इलेक्ट्रॉन के केस में कॉलिजन होगा या कॉलिजन नहीं होगा? तो कॉलिजन नहीं होगा। और जब कॉलिजन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितना मिला बाबू? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉलिजन में खर्च कितना हुआ? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हुआ तो इसके पास बच कितना गया? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब ये बाहर आना चाहेगा तो इसे खर्च करना पड़ेगा कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके पास जो एनर्जी बचेगा वो कितना बचेगा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा सोच के बताइए तो कि इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन का संभव है या संभव नहीं है? तो किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन का संभव नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का उसी समय सबसे ज्यादा होगा जिस समय एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग कॉलिजन का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। और इस केस में चूंकि एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग कॉलिजन का वैल्यू 0 हो चुका है, तो यहां जो काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है उस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह सकते हैं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? तो यहां से एक बेहतर सवाल आता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है उसका काइनेटिक एनर्जी सेम होता है या काइनेटिक एनर्जी का एक रेंज होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का एक रेंज होता है, और वो रेंज कहां से कहां तक होता है? तो 0 से लेकर के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक होता है। या इसको कह सकते हैं बाबू कि 0 से लेकर के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फोटोन का एनर्जी, उसमें से वर्क फंक्शन को हम क्या किए हैं? सब्ट्रैक्ट किए हैं। तो 0 से लेकर के एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन तक होता है। कोई दिक्कत नहीं होगा? आगे समझिए। इस 5वें इलेक्ट्रॉन का कहानी कर रहे हैं। इस 5वें इलेक्ट्रॉन को हम यहां समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। इस 5वें इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग ऐसा हुआ बाबू, ध्यान से सुनिएगा। इस 5वें इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग ऐसा हुआ कि एनर्जी तो इसे भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, एनर्जी तो इसे भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, लेकिन ये इतना ज्यादा कॉलिजन किया, इतना ज्यादा कॉलिजन किया, इतना ज्यादा कॉलिजन किया कि कॉलिजन के दौरान एनर्जी जो लूज किया वो एनर्जी लूज किया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एनर्जी लूज किया? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लूज कर दिया। अब अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लूज कर दिया तो इसके पास एनर्जी बचा कितना बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कितना बचा हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन का कितना भी मन होगा बाहर आने का, तो आप बताइए जरा सोच करके कि क्या ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर के बाहर आ सकता है या बाहर नहीं आ सकता है? बाहर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि बाहर आने के लिए उसे मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड था वो मिनिमम एनर्जी कितना था? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। और इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी बचा हुआ है वो एनर्जी चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। कोई दिक्कत? यही वजह है कि हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन दिखाए थे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोले थे? बाहर बोले थे। अब एक सवाल आता है, ध्यान से सुनिए और हमको बताइए। अगर आपसे कोई कहता है कि मेटल सरफेस के ऊपर फोटोन फॉल कराया गया जिस फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से सर्टेनली बाहर आएगा या बाहर आ सकता है? अगर हम इनकी बात करें तो बाहर आ रहा है, सर्टेनली बाहर आया है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन सर्टेनली बाहर नहीं आया है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। तो अगर हम आपसे पूछे कि फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, वैसे फोटोन को जब मेटल सरफेस पे फॉल कराया जाएगा
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या हो सकता है? तो आपका जवाब होना चाहिए बाबू, हो सकता है। अगर आप कहते हैं कि होगा ही होगा, इसका मतलब यह है कि 5 फोटोन आप फॉल कराए थे तो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए था? 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए था, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहा है। ये इस बात को समझा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है या इलेक्ट्रॉन मे कम आउट, सर्टेनली कम आउट नहीं, मे कम आउट फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब जरा ध्यान से समझिए, यहां से एक और वर्ड डिफाइन होता है बाबू, वो वर्ड होता है फोटोन एफिशिएंसी। क्या होता है? फोटोन एफिशिएंसी। अच्छा उसको रहने दीजिए, उसको थोड़ा हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक बात बताइए कि इसको अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? आप आसानी से कह सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। और वो कैसे है? तो जरा देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते थे, एनर्जी ऑफ फोटोन। और ये जो एनर्जी है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। कहां कहां? तो एनर्जी लॉस्ट इन कॉलिजन, एनर्जी लॉस्ट इन वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? तो हम यहाँ पे आइंस्टीन के इक्वेशन को बिल्कुल बेसिक से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन, एनर्जी लॉस्ट इन कॉलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा सा और आगे समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ लिख रहे हैं बाबू, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस एनर्जी लॉस्ट इन कॉलिजन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताइए कि अगर हम ये कंडीशन एज्यूम कर रहे थे कि इफ एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग कॉलिजन इज जीरो, अगर एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग कॉलिजन जीरो था, अगर एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग कॉलिजन जीरो था, तो उस समय जो काइनेटिक एनर्जी था वो सबसे ज्यादा था, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग कॉलिजन जीरो हो जाएगा तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बिकम्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इस केस को अगर आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं बाबू कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। और इसी इक्वेशन को आपको याद रखना है और इसी इक्वेशन को कहा जाता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या कहा जाता है? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक, तो हम अभी जो समझा रहे थे उससे रिलेटेड छोटा छोटा 1-2 पॉइंट्स नोट के फॉर्म में समझाएंगे और क्लास को आज फिनिश करेंगे। ठीक, चलिए आज की क्लास को हम एंड कर रहे हैं नोट को समझा करके। ठीक, इसके आगे का डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर का बाल मूंछ दाढ़ी इतना बड़ा हुआ क्यों है? तो साबन है, इस वजह से बड़ा हुआ है। ठीक ना, उसको आप माइंड मत कीजिएगा, आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। ध्यान दीजिए, नोट नंबर 1, ये आपसे बहुत कम पूछा जाता है। ये एक जनरल नॉलेज या इंफॉर्मेशन कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर कौन किया था? हर्ट्ज किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड लॉ कौन दिया था? 3 लॉ था, वो कौन दिया था? लेनार्ड दिया था। और सक्सेसफुली एक्सप्लेन कौन किए थे? आइंस्टीन साहब किए थे। और इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन साहब को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। तो कुछ लोगों में ये मिसकंसेप्शन होता है कि आइंस्टीन साहब को जो नोबेल प्राइज मिला था वो E=mc² के लिए मिला था। नहीं, नोबेल प्राइज जो इनको मिला है वो मिला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। किसके लिए मिला है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने के लिए। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने के लिए लाइट के किस नेचर का हेल्प लिए थे? तो पार्टिकल नेचर का हेल्प लिए थे। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट ये भी समझाया हुआ है आपका कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा प्रोसेस है बाबू? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, किसी तरह का कोई टाइम लैग नहीं है, विदाउट एनी टाइम लैग। अगर हम टाइम की बात करें भी तो टाइम 10⁻⁹ सेकेंड या इससे भी कम समय लगता है फोटोन के फॉल होने में और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में। ठीक, चलिए ये तीसरा पॉइंट अभी अभी आपको समझाए थे
कि आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किस पर बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा पॉइंट ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सेम होता है। नहीं बाबू, फोटो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी का एक रेंज है, और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक होता है। 0 भी हो सकता है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, और उसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। इसको हम दूसरे भाषा में लिख सकते हैं कि 0 से लेकर के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता था? E माइनस फाई नॉट के बराबर होता था। ठीक, तो आज का जो आपका क्लास था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो बिल्कुल बेसिक टर्म्स समझा रहे थे। कल के क्लास में हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बाबू।